गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज हम बॉटनी ऑनर्स के लिए लेक्चर लेकर के आए हैं। बॉटनी ऐसे तो बच्चों के लिए काफ़ी टफ होता है क्योंकि प्लांट से रिलेटेड पढ़ाई होती है। इसमें कुछ ये टफ होता है, कुछ ये टफ बना दिया जाता है, मगर एक्चुअल में अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बढ़िया से समझेंगे, इसको इंटरटेनिंग वे में पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। मगर परेशानी क्या होती है कि आप लोग इसको इंटरटेनिंग ढंग से नहीं पढ़ते हैं, समझ के नहीं पढ़ते हैं। आपको नोट्स लिखना होता है, नोट्स रटना होता है, ऐसा नहीं। आप चीज़ों को समझिए, समझ के पढ़िए, आपको चीज़ें आसान लगेंगी। ठीक है, तो आज जो है हम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए डिफेंस मैकेनिज्म जो ये टॉपिक है प्लांट पैथोलॉजी का, ये लेकर के आए। प्लांट पैथोलॉजी का ये टॉपिक है। ठीक है, ऐसे तो बायो में बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, मगर बॉटनी के लिए लेक्चर्स जो है वो ऑनलाइन कम अवेलेबल होते हैं। लोग पढ़ाते भी नहीं है, पढ़ाना चाहते भी नहीं है, बहुत तरीके की बातें हैं। तो टीएमटीयू के स्टूडेंट्स के लिए हम लगातार इस तरीके का लेक्चर लेके आते रहते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेरे चैनल पर और भी एक लेक्चर होगा डिफेंस मैकेनिज्म का, वो सबसे पुराना लेक्चर, जब मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे तब हम बनाए थे, और उसको कम से कम 2000 लोगों ने देखा था। ठीक है, तो मतलब एक सबसे बड़ी बात है कि लेक्चर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आप बस ध्यान से इसको लास्ट तक देखेंगे और लास्ट तक सुनेंगे। ठीक है, कहता है क्या, प्लांट्स जो हैं, जो हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं, ठीक है, बेसिकली हम इनकी ही बात करते हैं, जो हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं, उनको हर साल एवरी ईयर they are attacked by several thousand pathogens. Several thousand pathogens. ठीक है, attacked by several thousand pathogens. ठीक है, पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, सेवरल थाउजेंड पैथोजेंस। तो यहां पर आप ये देखिएगा, पैथोजेंस एक वर्ड यूज किया गया। ठीक है, पैथोजेंस क्या है? डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काउज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैथोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोजेन कहते हैं। अगर आप बात करें इनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, ठीक, इन्वायरमेंट में इनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, कैसा रिलेशन बनाते हैं अदर लिविंग के साथ, तो ये पैरासाइटिक रिलेशन बनाते हैं। कैसा रिलेशन बनाते हैं भाई? पैरासाइटिक रिलेशन बनाते हैं। मतलब जिसके साथ ये रिलेशन में रहेंगे उसको ये फॉर श्योर नुकसान पहुंचाएंगे और इनका खुद का होने वाला है फायदा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये प्लस माइनस का रिलेशन बनाते हैं। तो पैथोजेन क्या है भाई? डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म है। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिस तरीके से इंसानों में बीमारी होती है ठीक उसी तरीके से पौधों में भी बीमारी होती है, और पौधों में बीमारी होना ये हमारे लिए ज्यादा सीरियस इशू है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि पूरे भारत में 60% से ज्यादा जो आबादी है ना, वो किस पर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, खेती पर डिपेंडेंट है। और दूसरा जो हमारा फूड सोर्स है, यानी कि जब आप बात करते हैं फूड चेन की, तो फूड चेन को रन कौन कराता है भाई? प्लांट्स रन कराते हैं। ठीक है, दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। जो फूड चेन स्टार्ट होता है वो उसी से होता है। तो अगर पहला ही पायदान पर किसी तरह की कोई समस्या आ जाए, यानी कि जो प्लांट है वही अगर डिफेक्टिव हो जाए, तो सोचिए पीछे हम लोग हेटेरोट्रॉप्स का क्या औकात रह जाएगा कि हम लोग सर्वाइव कर जाए? नहीं कर पाएंगे सर्वाइव। तो भाई प्लांट में डिजीज जो है ना इंपॉर्टेंट होता है। हाँ ठीक है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं इस पर क्योंकि हमको लगता है हमारे काम की चीज नहीं है। भाई प्लांट है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या होता है, इसमें परेशानी। आप इसको पर्सनली ट्रीट करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि प्लांट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बताइए ना, 60% लोग जो है वो प्लांट पर जिंदा है। ठीक है, 60% लोग का ऑक्यूपेशन यानी कि रोजगार जो काम है ना वो प्लांट पर है, और 100% लोग खा क्या रहे हैं?
जिंदा किस पर है? प्लांट पर। तो ये प्लांट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे भाई, पैथोजेंस क्या होते हैं? ये प्लांट को अटैक करते हैं और उनमें डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पर देखना है कि पैथोजेंस जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो पैथोजेंस की कैटेगरी में आपको बता दें, सबसे पहले आता है बैक्टीरिया। क्या आता है? बैक्टीरिया। दूसरा आता है फंजाई। क्या आता है? फंजाई। चीफ जो है पैथोजेंस प्लांट के यही दोनों होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। मगर इसके अलावा और भी कुछ ऐसा चीज है जो प्लांट को हार्म करता है, जैसे कि नेमाटोड्स, ठीक है, ये भी प्लांट को नुकसान करते हैं, प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं। इसके अलावा हायर पैरासाइटिक प्लांट, ठीक है, ये भी प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं। मगर ऑल इन ऑल अपना जो अटेंशन है, जो अपना फोकस है अपनी किताबों में जो मिलेगा एज पर एज ऑनर्स के लेवल का, वहां बताया गया मैक्सिमम बैक्टीरिया और फंजाई ये ज्यादा प्लांट को इंपैक्ट करते हैं। इसके अलावा और भी चीजें हैं, बट बैक्टीरिया और फंजाई का चीफ रोल होता है, ठीक है। तो भाई आते हैं, क्या कहता है यहां पर, प्लांट डू हैव डिफेंस मैकेनिज्म। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। प्लांट्स डू हैव डिफेंस मैकेनिज्म। प्लांट के पास भी क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म। प्लांट डू हैव डिफेंस मैकेनिज्म। प्लांट के पास भी डिफेंस मैकेनिज्म होता है। भाई हमारे पास भी होता है तो प्लांट के पास भी होता है, ठीक है। सबके पास लिविंग जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से रिलेटेड है। जैसा हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म है, प्लांट के पास भी होगा, 100% होगा भाई। तो अब आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, क्योंकि आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आखिर प्लांट अपनी रक्षा कैसे करता है। डिफेंस क्या हो? डिफेंस क्या हो? वो सुरक्षा, अपनी सुरक्षा कैसे करता है। बात समझे, अपनी सुरक्षा कैसे करता है। तो आपके सिलेबस में 3 चीज दिया हुआ है, आपके सिलेबस में 3 चीज दिया हुआ है। एक दिया हुआ है फिजिकल, दूसरा दिया हुआ है फिजियोलॉजिकल, और तीसरा दिया हुआ है बायोकेमिकल, ठीक है। बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म पर मेरा एक लेक्चर ऑलरेडी लास्ट ईयर का है, वहां पर आप उसको देख सकते हैं, ठीक। फिजिकल डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक, ये सबसे पहला। उसके बाद फिजियोलॉजिकल डिफेंस, उसके बाद बायोकेमिकल डिफेंस, ठीक है। आपको टीएमयू में सबसे ज्यादा पूछने का चांसेस किसका रहता है? एक इसका रहता है, ठीक है, सबसे ज्यादा चांस फर्स्ट में। फिर दूसरा चांस होता है इसका, ये 2 चीज। और हो सकता है ये कंपाइल्ड रूप में भी आ जाए, 15 मार्क्स का क्वेश्चन जैसे आता था वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। मगर इससे पहले क्वेश्चन क्या आएगा वो तो बात की बात है, उस पर सब सारे नोट्स अवेलेबल है, कहीं कोई इसमें इशू नहीं है। मगर आपको समझना है, अगर आप चीजों को समझ जाएंगे तो याद करने में भी आसानी होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप स्टेप फॉरवर्ड करते चले जाएंगे, पार्ट 2 के बाद पार्ट 3, वो और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो आप हैबिट डेवलप कीजिए कि आप सीखेंगे, ठीक है। तो भाई फिजिकल डिफेंस क्या होता है? तो याद रखिएगा, फिजिकल डिफेंस होता है स्ट्रक्चरल डिफेंस। इसको हम लोग किसमें पढ़ते हैं भाई? स्ट्रक्चरल डिफेंस, यानी कि अपने आप को पैथोजन से बचाने के लिए प्लांट के पास क्या क्या स्ट्रक्चरल डिफेंस है, यानी कि उसके बनावट में किस तरीके का चेंजेस किया गया है कि प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चरल डिफेंस हम लोग शुरू करेंगे और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक आप इसको एक रफ पेपर में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो
ये अपने आप में 1 से 1.5 पेज 2 पेज का डिस्कशन हो जाना है, ठीक है। फिर आप इसे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल डिफेंस। स्ट्रक्चरल डिफेंस जो है ये आपका मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस भी है, ठीक है। बट एक्चुअल में ये मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस नहीं, ठीक। मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस एक्चुअल में नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। ये एक्चुअल में आपका एनाटॉमिकल डिफेंस हो सकता है, एनाटॉमिकल डिफेंस हो सकता है। मगर जो नाम कह रहा है स्ट्रक्चरल डिफेंस, स्ट्रक्चर लग रहा है मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस, बट ये मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस नहीं है। प्रॉपर ये क्या है आपका एनाटॉमिकल डिफेंस। कैसा है? एनाटॉमी, यानी सेल, टिश्यू, यहां पर इन सब चीजों की बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बाय प्लांट is provided by epidermis। कहता है किसी भी प्लांट को पहला डिफेंस कौन देता है, तो उसका एपिडर्मिस देता है, ठीक है। पहला डिफेंस एपिडर्मिस ही देता है, ठीक है। कहता है यहां पर द पैथोजेन must penetrate it enter the vascular tissue inside। कहता है कि पैथोजेन को एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करना पड़ेगा। तो पहले तो ये एपिडर्मिस कोशिश करता है कि हम प्रोटेक्शन। अब एपिडर्मिस क्या होता है? अगर तुम किसी भी प्लांट के पार्ट का टीएस काटोगे, ट्रांसवर्स सेक्शन काटोगे, तो जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल होगा, ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल होगा सबसे बाहर, वो होता है एपिडर्मिस। क्या होता है? एपिडर्मिस, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। तो ये एपिडर्मिस अपर साइड भी होगा और एपिडर्मिस नीचे का भी लिमिटिंग लेयर होगा। तो कहता है जो इनर मोस्ट भी होगा ना सेल, वो क्या होगा? एपिडर्मिस ही होगा। क्या होगा? एपिडर्मिस। ये भी एपिडर्मिस ही है। आई बात समझ में? सबसे बाहर यानी दोनों तरफ से, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, दोनों की तरफ से आपको क्या दिख रहा है? एपिडर्मिस ही दिख रहा है। तो कोई भी पैथोजन है ना, उसको पहले एपिडर्मिस को तोड़ना पड़ेगा, तब वो आएगा वस्कुलर बंडल के पास, जो कि सेंटर पर होता है। जाइलम फ्लोएम आपको यहां मिलता है, ठीक है। तो अब क्या है भाई? एपिडर्मिस, यानी कि पहला सुरक्षा कौन दे रहा है? एपिडर्मिस। पहला सुरक्षा कौन दे रहा है? एपिडर्मिस। जस्ट ऐसे इमेजिन करके देखो, अगर किसी को यहां से अंदर जाना है, ठीक है, यहां से अंदर जाना है, तो पहले वो स्किन को छेद करेगा ना, तो स्किन को छेद करेगा तब ना अंदर ब्लड में मिलेगा। जो हमारा ब्लड है जो हर सेल्स टिश्यू के पास पहुंचता है, तो ठीक उसी तरीके से ये रहा एपिडर्मिस। ये आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट के किसी भी पार्ट का, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, ठीक है। ये डिफेंस भी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट पैथोजन, और ये कोशिश करता है, मैक्सिमम कोशिश करता है कि पैथोजन इसके थ्रू इंटर ना कर सके, ठीक है। अब देखो क्या होता है। द पैथोजन enters, the pathogen enters either by penetrating epidermis। बस वर्ड्स को सुनना, ज्यादा तामझाम वाला कोई चीज हम नहीं बताएंगे कि एकदम किताब पढ़े रट के छाप दिए जाओ, ठीक है, वैसा कुछ कोई कॉन्सेप्ट नहीं। The pathogen enters either by
पेनिट्रेटिंग एपिडर्मिस और थ्रू नेचुरल ओपनिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बोलता है क्या, पैथोजन जो इंटर करता है ना, या तो एपिडर्मिस में छेद कर देगा, ठीक है, इस एपिडर्मिस में छेद कर देगा और ये अंदर आ जाएगा, ठीक है, आ गया अंदर, एपिडर्मिस को तोड़ करके अंदर आ गया। और कहता है नेचुरल ओपनिंग, ठीक है। तो भाई नेचुरल ओपनिंग क्या क्या हो सकता है, तो कहता है क्या, एपिडर्मिस के पास स्टोमाटा होता है। क्या होता है? स्टोमाटा होता है। ये रहा आपका स्टोमाटा, ये रहा आपका स्टोमाटा, ठीक है, ये रहा स्टोमाटा। और स्टोमाटा के पास पोर्स होते हैं, ये रहा पोर्स। अब आपको बात समझ में आ रहा होगा, यहां पर एपिडर्मिस कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। स्टोमाटा भी अपने आप में क्या है, एपिडर्मल सेल्स ही है। स्टोमाटा क्या है? एपिडर्मल सेल्स ही है। एनाटॉमी ध्यान रखिएगा, स्टोमाटा क्या है भाई, एपिडर्मल सेल्स ही है। लेकिन उसमें जो पोर्स होता है ना, ये खतरनाक चीज होता है बच्चा, ठीक है। ये क्या करेगा, पैथोजन को सीधा रास्ता दे देगा, इसको कोई मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा। पोर है, ये रहा स्टोमाटा, स्टोमाटा के बीच में पोर है। जब इसको रास्ता मिला अंदर चला गया, क्या तकलीफ है इसको, वही देखिए। जब स्टोमाटा में पोर है, आप सबको पता है कि स्टोमाटा के पास पोर होता है। जब इसमें पोर है तो क्या तकलीफ है, इसको तो पेनिट्रेट भी नहीं करना, कोई मेहनत नहीं, इसको तोड़ना, जैसे यहाँ तोड़ना पड़ा था ना, पहले इस वॉल को तोड़ना पड़ा, फिर इस वॉल भी अंदर आया, यहाँ कोई तकलीफ नहीं, इसको सीधा बाईपास अंदर, रास्ता खुला हुआ है, डायरेक्ट अंदर कर दिया। तो अब देखिए नेचुरल ओपनिंग में क्या होता है। नेचुरल ओपनिंग में दो चीज आती है, एक आता है स्टोमाटा और दूसरा होता है लेंटिसेल्स। क्या होता है? लेंटिसेल्स, ठीक है। अब आप यहां समझ लीजिए इस चीज को, कि अगर प्लांट में पैथोजन इंटर कर सकता है, कहां से, एपिडर्मिस से, कहां से, एपिडर्मिस से, या स्टोमाटा या लेंटिसेल्स से, ठीक है। लेंटिसेल्स आपको स्टेम में मिलते हैं, कहां मिलते हैं, स्टेम में, ये भी बता देते हैं, ठीक है। और स्टोमाटा आपको लीफ में मिलता है। दोनों में पोर्स होते हैं। क्या होता है, इसमें भी पोर होगा और इसमें भी पोर होगा। रेस्पिरेशन के लिए ये पोर्स दिए जाते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए पोर्स दिए जाते हैं, ट्रांसपिरेशन के लिए पोर्स दिए जाते हैं। क्लास 12 में आप लोग पढ़ करके आए होंगे ये चीज, ठीक है, फिर भी बता दिए, दोनों में पोर्स होते हैं। तो जब पोर है तो पैथोजन को एंटर करने में कोई समस्या नहीं। और वो कह रहा है पहला चीज, एंट्री का रास्ता कहां है, एंट्री का रास्ता कहां है, एपिडर्मिस। दूसरा स्टोमाटा और लेंटिसेल्स। तो इसको मॉडिफाई कर देते हैं। प्लांट क्या कर दिया भाई, अपना एपिडर्मिस को मॉडिफाई कर दिया। क्या किया, अपना एपिडर्मिस को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो अब मॉडिफाई कैसे करता है वो देखो, किस तरीके से मॉडिफाई करता है, ठीक है। चलिए आप लोग लिखिए, तब तक हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब बोलता है एपिडर्मिस डिफेंस देता है, एपिडर्मिस डिफेंस देता है। कहता है पैथोजन इसी को तोड़ के अंदर आता है ना, तोड़ो तोड़ो, तुम बढ़िया से तोड़ो, जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ो। आप एपिडर्मिस को तोड़ के अंदर आ रहे हैं, हम एपिडर्मिस को जेड लेवल की सिक्योरिटी दे देंगे, जेड प्लस सिक्योरिटी, ठीक है, जेड प्लस सिक्योरिटी दे देंगे। देखते कैसे तोड़ते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका एपिडर्मिस, ये रहा आपका एपिडर्मिस। तोड़ के दिखाना जरा अभी कैसे तोड़ते हो। कहता है कि अगर एपिडर्मिस के चारों तरफ हम एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा देते हैं, ठीक है, आपको हम जस्ट ऐसे बता रहे हैं, एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना देते हैं, ठीक। एपिडर्मिस के चारों तरफ आप एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना देते हैं, ठीक है। ये जैकेट क्या है, इसको कहते हैं हम लोग क्यूटिकल, ठीक है, क्या कहते हैं, क्यूटिकल, और आप कह सकते हैं वैक्स। अब ध्यान से देखना, अब थोड़ा ध्यान से, ठीक
ठीक है, एपिडर्मिस को ही पेनिट्रेट करके आ रहे थे ना। लो, अब एपिडर्मिस से पहले किससे भिड़ना पड़ेगा? क्यूटिकल से, ठीक है, वैक्स से। तो पहले देखेंगे वैक्स को। वैक्स किस तरीके से प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है, वैक्स जो है किस तरीके से प्रोटेक्शन दे रहा है। तो भाई याद रख लेना, वैक्स जो है ना ये हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक। हाइड्रोफोबिक कहने का मतलब वाटर हेटर, ठीक है, वाटर से ये नफरत करता है, ठीक है, वैक्स हेट्स वाटर, ठीक। एज ए रिजल्ट it does not allow water to accumulate on surface। किसी भी चीज के सरफेस पर ये वाटर को एक्यूमुलेट नहीं करने देगा, क्योंकि इसको पानी से नफरत है, ठीक है। मोम को, वैक्स को पानी से नफरत है। घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। मोम, किसी भी चीज के ऊपर मोम लगा देना पिघला करके, उसको पानी में भिगाना, देखना भीग जाता है क्या? नहीं भीगेगा। तो कहता है जनरली जो फ्रूट्स होते हैं ना, खास करके एप्पल वगैरह देखिएगा ना, उसके चारों तरफ वैक्स होता है, वैक्स। अब क्या हुआ भाई, जो वैक्स होता है ना वो पानी को एक्यूमुलेट नहीं करने देगा। ध्यान दीजिए, पानी को एक्यूमुलेट करने नहीं देगा। अब इसका मतलब जड़ की बात तो यही है, जड़ की बात नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कहीं वाटर एक्यूमुलेट किया, मतलब क्या हुआ, पैथोजन जो है वो ग्रो करेगा, ठीक है, पैथोजन जो है वो ग्रो करेगा। पैथोजन का ग्रोथ जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी पैथोजन, खास करके जब आप फंजाई वगैरह की बात करते हैं, उसको मॉइस्चर चाहिए। क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए। लोग पानी नहीं रहने देंगे वहां पर, करो जर्मिनेट, बनाओ अपना कॉलोनी, देखते हैं बना, नहीं बनेगा, बनेगा, प्रोटेक्शन देती है, जेड प्लस सिक्योरिटी, ठीक है। पहला तो ये हो गया वैक्स का। दूसरा मसला वैक्स के बाद आता है आपका क्यूटीन का। भाई क्यूटीन क्या है भाई? ये हार्ड सब्सटेंस, ये हार्ड सब्सटेंस होता है which covers epidermis, और ये इतना ज्यादा हार्ड होता है कि पैथोजन के लिए इसको पेनिट्रेट करना नियरली इम्पॉसिबल होता है। तो यहां क्या लिखेंगे? इट बिकम impossible for pathogen to penetrate it। उसको पेनिट्रेट करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है? मुश्किल है। तो भाई ये हो गया, पेनिट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। अब अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होना तो ये भी क्यूटिकल का ही पार्ट है, ये भी क्यूटिकल का ही पार्ट है, उससे परेशान नहीं होना, ठीक है। दोनों ही क्या है? क्यूटिकल है, ऊपर का प्रोटेक्टिव लेयर। अब क्या होता है, बोलोगे कि यहाँ पेनिट्रेट करने का क्या मसला है? तो जितना ही क्यूटिकल थिक होगा, अगर क्यूटिकल का थिकनेस ज्यादा है, ठीक है, जानना, तो मैकेनिकल प्रेशर लगा करके जो है पेनिट्रेशन जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। मैकेनिकल प्रेशर लगा करके पेनिट्रेशन जो है वो नहीं हो सकता है। तो जितना ज्यादा क्यूटिकल थिक होगा, मैकेनिकल प्रेशर लगा करके पेनिट्रेशन नहीं होगा, खास करके तब जब इन्फेक्शन किसका होगा? फंगस का होगा। किसका होगा? फंगस का होगा। इस बीच में एक और बात हम ले आते हैं, तीसरा बात कहता है क्या, एपिडर्मिस पर ना हेयर्स भी आता है, एपिडर्मल हेयर्स, ठीक है। तो कहता है कि ये हेयर्स भी जो है ना फिल्टर का काम कर देते हैं।
प्रोटेक्शन देते हैं। क्या करते हैं भाई? प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। फिल्टर का काम करते हैं, माइक्रोब्स को अपने में समेट के रख लेते हैं, एपिडर्मिस तक नीचे नहीं आने देते हैं, और क्या उसको करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये मसला तो यहाँ हो गया, एक हो गया वैक्स का, दूसरा हो गया क्यूटिन या क्यूटिकल का। एक ही बात है, उसके थिकनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा और क्या बात करें, तो यहाँ हम आपको पता है आप एक ऐसा डायग्राम बना दीजिएगा, मस्त होकर के काम करेंगे। यानी कि इसके बाहर एक क्यूटिकल, क्या है? क्यूटिकल प्रोटेक्टेड कवरिंग, ठीक है। चलिए अभी हम इसको डिलीट करते हैं, मिटाते हैं। आप तब तक जो है इसको नोट डाउन करके तैयार कर लीजिए। अगला मामला कहां आ रहा है? यानी एपिडर्मिस के अलावा हम बात कर रहे थे नेचुरल ओपनिंग की, यानी स्टोमाटा। स्टोमाटा में तकलीफ कहां है? स्टोमाटा में तकलीफ कहां है? किससे तकलीफ है? पोर से ना, पोर से ना, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दिया गया है, जिंकुम स्टोमाटा। कौन सा एग्जांपल दिया गया है? जिंकुम स्टोमाटा, ठीक है। अब क्या है मसला यहां पर, वो देखिए। कहता है कि जिंकुम स्टोमाटा में द स्टोमाटा हैज लिप्स। क्या कहता है? स्टोमाटा के पास लिप्स होता है, विच मिनिमाइजेस और कवर्स द पोर। ये स्टोमाटा के पास लिप्स होता है, यानी कि स्टोमाटा कुछ ऐसा होगा। अगर आप इसकी ओपनिंग की बात कर रहे हैं तो लो भाई ओपनिंग, ठीक है। यहां ओपनिंग था, आपको ओपनिंग से तकलीफ थी, ओपनिंग से पैथोजन इंटर कर रहे थे, ठीक है। अब इस स्टोमाटा ने क्या करा? इस स्टोमाटा के पास क्या आ गया? आपको ऐसे करके लिप्स होते हैं, ठीक है। ये रहा लिप्स, ये रहा स्टोमाटा का पोर। अब ये लिप्स जो है बंद रहता है तो क्या होगा? ऑटोमेटिक जो है पैथोजन की एंट्री जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। एकदम ओपन रहता तो फ्री स्पेस होता, लेकिन अब क्या हो गया? लिप्स हो गया तो वो मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा कहलाता है क्या? इस स्टोमाटा का कहां देखा गया, किस जगह पर देखा गया? इफेक्टिवनेस, ठीक है। सीडोमोनास के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कहां पर? सिट्रस कैंकर के केस में, सिट्रस कैंकर के केस में सीडोमोनास के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो जिंकुम स्टोमाटा है ना, उसका इफेक्टिवनेस देखा गया। तो अगर स्टोमाटा का कोर्स छोटा हो जाए तो पैथोजन की एंट्री क्या हो? कम हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो उसी एक तकलीफ आपको लेंटिसेल्स से भी था, तो जो कॉमन बात है वहां पर भी आपको प्रॉब्लम किससे था? पोर्स से ही था। तो अगर इफ पोर्स आर मिनिमाइज्ड, अगर पोर्स मिनिमाइज्ड होते हैं, ठीक है, तो ये मिनिमाइज तो हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, ये तो प्लांट की एनाटॉमी होती है। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें पोर साइज जो है वो मिनिमाइज्ड होता है। क्या होता है? मिनिमाइज्ड होता है, ठीक है। पोर्स आर मिनिमाइज्ड टू रिड्यूस एंट्री ऑफ पैथोजन, टू रिड्यूस एंट्री ऑफ पैथोजन। ये देखा गया था राइस ग्लास डिजीज के केस में, पेरिकुलेरिया और एजेम, ठीक है। तो अब इतना कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आया कि स्ट्रक्चरल डिफेंस में क्या लिखना है। अब ऑनर्स के लेवल पर जब आप उसको लिखेंगे तो इसको एक्सपेंड तो करेंगे, इसको भी एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड तो करना है, एग्जांपल्स लिखना होगा। तो अब एग्जांपल्स लिखने के लिए आपको एक अच्छी किताब चाहिए, जिस अच्छी किताब से आप नोट्स बना पाए वो अच्छा किताब आपको अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। अगर आप नॉर्मल किताब पढ़ेंगे तो वो सिर्फ आपको समझा सकता है, मगर पैथोलॉजी के लिए जो लेवल है आपका, जो स्टैंडर्ड है आपका पार्ट 2 के लाइन, ठीक है, उस लेवल के लिए आपको एक एवरेज किताब चाहिए जिससे आप अच्छा नोट्स बना सकते हैं।
बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो आप अगर नोट्स चाहते हैं तो हमारे नियर बाय ब्रांच पर विजिट कर सकते हैं, यानी कि एसएम कॉलेज रोड में हमारा ब्रांच है मनाली चौक पर। आप यहाँ विजिट कर सकते हैं और आप नोट्स के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। नोट्स जो है वो किसी भी स्टूडेंट को हम प्रोवाइड करते हैं समझाने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, सेलिंग के पर्पज से। अगर आप समझाएंगे, पहले हम आपको समझाएंगे, फिर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक आप लोग इस चीज को देखिए, समझिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 8936058167, आप इस पर भी मैसेज कर सकते हैं अगर किसी तरह का कोई डाउट है। जैसे कि टीएमटीयू में एक क्वेश्चन श्योर होता है, प्लांट डिजीज का जो एपिडेमियोलॉजी है ना, उस पर क्वेश्चन आता है, वो भी श्योर क्वेश्चन है 15 नंबर का, और कोई 2 से 3 डिजीज। तो भाई आपके पास 15 टॉपिक है, समय कम है क्योंकि सारा सेशन लेट चल रहा है, तो स्मार्ट वर्क करना है। कौन सा वर्क करना है? स्मार्ट वर्क करना है। तो आपके पास, आपको ये पता होना चाहिए क्या आएगा, ठीक है। जैसे हम अपने बच्चों को पहले ट्रेन करके रखते हैं क्या आने वाला, कैसा आता है, उनका एग्जाम मस्त जाता है, कहीं कोई इसमें डाउट नहीं है, जो पढ़े हमसे वो जान रहे हैं। तो इसीलिए आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आराम से पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत हो आप हमको एक बार बात कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहेंगे। चलिए, थैंक यू।